एनटीपीसी एग्जाम आने वाला है और बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि जीके जीएस जो 40 नंबर का आ रहा है वो हम कैसे कवर करें, कम से कम समय में उसको कवर कर दे, चाहे वो ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, साइंस हुआ, कंप्यूटर हुआ या करंट अफेयर्स हुआ, कैसे करके हम इसको कंप्लीट करें और लगभग 40 में से 30-35 प्रश्न सही हो जाए। 30 और 35 के बीच में सही हो जाएगा तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी रणनीति अपनाएं? तो इसके लिए बेहतरीन रणनीति मैं लेके आया हूं आपके लिए। ये 8वां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो 2021 और 2019 में जितने भी एनटीपीसी एग्जाम के जो पेपर हुए हैं उनका क्वेश्चंस लेके आया हूं। केवल जीके जीएस का है भाई, केवल जीके जीएस का है सारा क्वेश्चन। जैसे मान लेते मैंने एक क्वेश्चंस कराया और उस क्वेश्चन के आसपास में और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं ये भी साथ में मैं बताता हूं। विश्लेषण करते हैं पूरे क्वेश्चन का ताकि अगली बार जब प्रश्न बने तो उसी में से कोई प्रश्न बन जाए। हमारा उद्देश्य क्या है, हम 40 एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। 40 में से 35 प्रश्न उन्हीं प्रैक्टिस सेट में से फंसा के दे दूंगा। आप कहोगे ऐसे समझ में नहीं आ रहा। एक नहीं, दो नहीं, 8 मैं करा चुका हूं, 8वां है ये। इनमें से आप केवल 2 देखिए, कोई से भी आपको समझ में आ जाएगा। वास्तव में मजा आ गया, इस लेवल का आप लोग सिखा रहे हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे कि भाई ज्योग्राफी से कैसे प्रश्न पूछे गए, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, साइंस से, कंप्यूटर से, करंट अफेयर से कैसे प्रश्न पूछे गए, 40 में से 35 कैसे आना तय हो जाएगा, ये सारी बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, भटकते रहोगे तो कुछ नहीं मिल पाएगा मेरे भाई। ये जो पेपर है 6 अप्रैल का है भैया, 6 अप्रैल 2021 को आया था। लास्ट शिफ्ट यानी 3 वाली जो शिफ्ट है वो वाला है। आज देखते हैं जीके जीएस के प्रश्न। यहां से पहला प्रश्न है दोस्तों। अब आप कहोगे ये क्या है दोस्तों, मैं फ्रॉड वाले क्वेश्चन लेके नहीं आया हूं कि कोई सा भी क्वेश्चन यहां पर मैं दिखा दूं और आपसे कह दूं कि भाई आया था, नहीं। इसलिए मैंने सीधे सीधे स्क्रीनशॉट ले लिया है ताकि आपको कंफर्म हो जाए बिल्कुल सही चीज करा रहे हो। तो आओ देखते हैं भैया, बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। प्रश्न आएगा, यूराल पर्वत, बीच में डैश लगाया, और को अलग करती है। अब आपको यहां पर एक छोटा सा मैप में बनाऊंगा ताकि चीजों को समझ में जल्दी आ जाए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये यूरोप है, मान लेते हैं ये यूरोप है, ठीक है, और मान लेते हैं ये वाला इधर ये एशिया है। ठीक है, एशिया महाद्वीप है। तो ये कह रहा है कि यूराल पर्वत कहां पड़ता है। तो यूराल पर्वत की अगर मैं बात करूंगा तो यूराल पर्वत ऐसे ही पड़ता है इसके दोनों के बीच में। यूराल पर्वत कह दो चाहे यूराल नदी बोल दे, बात एक ही हो जाएगी। यूराल पर्वत भी दोनों को अलग करता है और यूराल नदी भी दोनों को अलग करती है। अगर इसके स्थान पर यह आ जाता कि कॉकेसस, क्या आ जाता, कॉकेसस पर्वत भी दोनों महाद्वीपों को अलग करता है। दोनों महाद्वीपों को यूराल नदी भी अलग करती है। यूराल नदी दोनों को अगर पूछा जाएगा, कॉकेसस यूराल नदी अलग करती है, और कैस्पियन सागर, क्या कहेंगे, कैस्पियन सागर भी कह सकते हैं अलग करता है, या हम यहां पर काला सागर भी लिख सकते हैं, काला सागर। ये सब अलग करते हैं यूरोप को एशिया से। चाहे कॉकेसस पर्वत आ जाए, चाहे यूराल पर्वत आ जाए, यूराल नदी आ जाए, कैस्पियन सागर आ जाए, काला सागर आ जाए, इनके एक तरफ तो एशिया है और दूसरी तरफ यूरोप है। दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कोई सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं यहां पर बात करूं कि प्रश्न आया कि अफ्रीका को यूरोप से कौन अलग करता है, यूरोप से अलग, तो याद रखेंगे भूमध्य सागर। क्या, भूमध्य सागर या मेरिडियन सी, भूमध्य सागर के ऊपर यानी उत्तर में आपको पता है यूरोप महाद्वीप है, और भूमध्य सागर के दक्षिण में क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है ना। ठीक है, इसको अलग करता है। अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो हम कर पाएंगे। मान लेते हैं अगर उसने ये प्रश्न बना कि बताओ एशिया और अफ्रीका को कौन अलग करता है, अफ्रीका को कौन अलग करता है, तो याद रखेंगे सुएज नहर। क्या कहेंगे,
सुएज नहर याद रखेंगे, है ना। अगर सुएज नहर ऑप्शन में नहीं आएगा तो लाल सागर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लाल सागर। तो लाल सागर या सुएज नहर के एक तरफ अफ्रीका है और दूसरी तरफ एशिया है, ये भी हम कह सकते हैं। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको पता है सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को कनेक्ट करती है या जोड़ती है। तो इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया और यूरोप। अगर कोई सा भी प्रश्न बनेगा ना, अगर इसके आसपास से अगली बार जब प्रश्न बनेगा तो इन्हीं में से कोई एक प्रश्न आ जाएगा। इस चीज को हमको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा है मसाई जनजाति। देखो वो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न आया था और ये भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न आया है। तो यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी से किसी किसी सेट में 2 प्रश्न देखे गए, किसी किसी में तो कोई नहीं देखा गया है। ये मैं आज 8वां प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, इसलिए मैं बता सकता हूं, है ना। चलिए देखते हैं भाई। मसाई की बात करेंगे तो अफ्रीका आंसर है, सिंपल सी बात है। अगर मैं ये कहूं अफ्रीका में और कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है मसाई के अलावा, तो याद रखेंगे जुलू। कई बार पूछा जाएगा, जुलू पाई जाती है नंबर 1। दूसरा पाया जाएगा पिग्मी। क्या पाई जाएगी? पिग्मी, ठीक है, पिग्मी ट्राइब। तीसरा पाई जाएगी बुशमैन। क्या पाई जाएगी? बुशमैन, ठीक है, बुशमैन ट्राइब। चौथी पाई जाएगी बद्दू, ठीक है, बद्दू ट्राइब याद रखेंगे। और जुलू हो गया, मसाई हो गया, ये सारी ट्राइब अफ्रीका में ही पाई जाती है, ठीक है। अगर आपसे ये प्रश्न आया कि पिग्मी कहां पाई जाती है, तो कांगो में पाई जाती है, कांगो गणराज्य क्षेत्र में। बुशमैन कहां पाई जाती है, तो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है ना। और बद्दू कहां पाई जाती है, तो सहारा डेजर्ट में पाई जाती है। ऐसे भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाएगा, तो हमको याद रखना है। अगर मान लो इसने पूछ लिया जाए कि बताओ बेद्दा, बेद्दा ट्राइब कहां का है, तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका। क्या आंसर हो जाएगा? श्रीलंका। अगर आपसे पूछा जाएगा बेद्दा, बेद्दा कहां का है, तो ये हो जाएगा सऊदी अरब, सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब। अगर आपसे पूछा जाएगा बोरो, बोरो कहां का है, तो ब्राजील याद रख लेंगे। कौन सा? ब्राजील याद रख लेंगे। अगर पूछा जाएगा माया, तो याद रखेंगे मैक्सिको। माया कहां पर पाई जाती है? मैक्सिको में। अगर प्रश्न आया एस्किमो, एस्किमो जनजाति कहां पाई जाती है, तो आप कहोगे टुंड्रा प्रदेश। क्या कहोगे? टुंड्रा। टुंड्रा प्रदेश का मतलब समझ रहे हो? जहां पर बर्फ पड़ती हो, जहां पर बर्फ ही बर्फ हो, है ना, उसे टुंड्रा प्रदेश कह सकते हैं। या हम ये कहेंगे लगभग 60 से 75 डिग्री अक्षांश के बीच में टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। यहां पर ये जनजातियां पाई जाती हैं। अगर जनजातियों से प्रश्न आएगा तो मेरे भाई शानदार सा हम बता सकते हैं, कोई झिझक वाली बात नहीं है। मैंने बोला ना, प्रश्न यहीं से फंसेगा, लेवल नहीं बदल जाएगा एनटीपीसी का, है ना। आएंगे तो ऐसे ही प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न। अब देखो ये प्रश्न आ गया, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रहा हूं। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया है? सिंपल सा ये बता रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख भारतीय संविधान में कहां किया गया है? प्रस्तावना में किया गया है? ना बाबा ना, प्रस्तावना में नहीं किया गया है। लेकिन प्रस्तावना को संविधान की आत्मा जरूर कहा गया है, संविधान की आत्मा जरूर कहा गया है प्रस्तावना को। और प्रस्तावना पहले उद्देश्य प्रस्ताव ही थी। उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया था मेरे भाई 13 दिसंबर को 1946 ईस्वी में जेएल नेहरू के द्वारा, ठीक है, ये पेश किया गया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में प्रस्तावना बना। समझ में आ गया? जिसको मंजूरी कब मिली थी? 22 जनवरी 1947 को इसको मंजूरी मिल गई थी, ये भी याद रखेंगे। प्रस्तावना में आज तक एक बार ही संविधान संशोधन हुआ है, एक बार ही संविधान संशोधन हुआ है आज तक। जो 42वां संविधान संशोधन है ना,
1976 में वही हुआ है आज तक। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए मेरे भाई, एक था अखंडता, एक था पंथ निरपेक्ष, है ना, एक था पंथ निरपेक्ष और एक था समाजवाद, समाजवादी या समाजवाद, ठीक है। ये 3 शब्दों को जोड़ा गया है किसमें? प्रस्तावना में। आज तक केवल एक ही बार संविधान संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। लेकिन अगर ये कभी पूछा जाएगा कि भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा, तो मैटर अलग पहुंच जाएगा। तो हम किसे कह देंगे? तो आर्टिकल 32 को। अगर यहां पर हम बात करें मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य वर्तमान में 11 हैं, जब और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जब इनको जोड़ा गया था ना 1976 ईस्वी में, तो 10 थे, है ना, तो 10 थे। और जो 11वां जोड़ा गया है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया है 11वां। समझ में आ गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और स्वर्ण सिंह समिति का नाम आपने सुना होगा, स्वर्ण सिंह समिति का नाम आपने सुना होगा। इनकी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, जो रूस के संविधान से इनको लिया गया है। ये हमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार की मैं बात करूं तो मौलिक अधिकार के बारे में मैं इसको इस तरफ लिख देता हूं, ठीक है। मौलिक अधिकार की बात करें, अगर आएगा कि भाग किसमें मौलिक अधिकार है, तो तीसरा, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो आप कहेंगे 12 से 35 के बीच में है मौलिक अधिकार के बारे में, है ना। अगर ये पूछा जाएगा किस देश से लिए गए हैं मौलिक अधिकार, तो आप कहोगे अमेरिका के संविधान से इनको लिया गया है, ठीक है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में, तो आप कहोगे 6 हैं। पहले कितने थे, तो आप कहोगे पहले 7 थे। तो जो 7वां था ना, जो खत्म हो गया, उसका नाम क्या था, तो आप कहोगे उसका नाम था संपत्ति का अधिकार। क्या नाम था? आप कहोगे संपत्ति का अधिकार था। लेकिन अब ये नहीं रहा, अब इसको भाग 12 में रख दिया गया है भाई। और आर्टिकल की बात करूंगा तो आर्टिकल 300 का हम कह सकते हैं, ठीक है। उस समय था, मतलब वर्तमान में है, ठीक है ना, उस समय नहीं। अगर उस समय के आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 31 जो था उसमें संपत्ति का अधिकार ही था, ठीक है। अब जो संपत्ति का अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये विधिक अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है, जिसे हम संपत्ति का अधिकार कहते हैं, जो आर्टिकल 300 का में उल्लेखित है। ओके, उसके बाद बात करें डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे। इसका उल्लेख है भाग 4 में, ठीक है। आर्टिकल की मैं बात करूं यहां पर, किस आर्टिकल में इसमें बताया गया है, तो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में दर्शाया गया है डीपीएसपी को, जो आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है। किस देश के संविधान से? आयरलैंड के देश के संविधान से इनको लिया गया है। और जो शांति और सुरक्षा की अगर ये बात कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल है 51। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 51 में ये बात कही गई है। इतने प्रश्न हमको याद है ना, तो इनफ है। बाकी बहुत सारी चीजें हम बताए रहे हैं। अब देखो, इनमें से अगर यही लेवल बना, तो इनमें से कोई ना कोई प्रश्न अगली शिफ्ट में देखा जाएगा। अगर आपने टोटल जो सेट में 7 दे चुका हूं, अगर वो देखे होंगे, तो ये प्रश्न भी मैंने आपको कराया होगा, उनमें से ही करा दिया है, ठीक है। जैसे क्या ये वाला मैंने आपको 7 वाला, जो 7वां प्रैक्टिस सेट मैंने कराया है, क्या वो उसमें ये प्रश्न नहीं कराया था भाई। अब ये फिर आ गया भाई। मैंने बोला ना, लेवल चेंज नहीं हो सकता, क्वेश्चन इन्हीं में से देखा जाएगा जो मैं सेट लेकर आ रहा हूं, इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न देखा जाएगा। आओ इनको भी देख लेते हैं साथ में। प्रश्न है, दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम दोड्डा बेटा है, या डोडा बेटा लिखा हुआ है? तो ये मैंने कल भी बताया था, नीलगिरी। और नीलगिरी किसे कहते हैं? पीछे इससे पहला जो प्रैक्टिस सेट हमने देखा था उसमें ये आया था कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलान बिंदु को क्या कहते हैं, तो मैंने नीलगिरी बता दिया। नीलगिरी का हाईएस्ट पीक दोड्डा बेटा बता दिया। नीलगिरी कॉफी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नीलगिरी में टोंड ट्राइब पाई जाती है, याद रखेंगे। नीलगिरी एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है ना, जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई है। और ये बायोस्फीयर पुराना है,
ये हम पहला कह सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। इलायची की पहाड़ी की अगर मैं यहां पर बात करूंगा, इसको कार्डामम पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ये जो कार्डामम पहाड़ी है ये बॉर्डर पर पड़ती है मेरे भाई। बॉर्डर किसका, तो आप कहोगे केरल और प्लस तमिलनाडु के बॉर्डर पर पड़ती है कार्डामम पहाड़ी, ठीक है, ये प्रश्न हो जाएगा। और दक्षिणी है, दक्षिणी पहाड़ी है, भारत के सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है, जिसे हम इलायची की या कार्डामम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अगर यहीं पर यह प्रश्न आया मेरे भाई कि अन्नामलाई कहां पर है, तो ये भी बॉर्डर पर है। किसका बॉर्डर, तो आप कहोगे केरल प्लस तमिलनाडु का बॉर्डर पर है। इसका सबसे ऊंची चोटी की अगर मैं बात करूं यहां पर, किसकी सबसे ऊंची चोटी की अगर मैं बात करूं, किसकी, अन्नामलाई की, तो अनाईमुदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनाईमुदी हो जाएगा, जिसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के नाम से जानते हैं। चाहे इसे दक्षिण भारत कह दो, चाहे इसे हम प्रायद्वीपीय भारत कह दो, बात तो एक ही है ना, चाहे इसे प्रायद्वीपीय भारत कह दो, ये चीज याद रखेंगे। अगर यहां पर बात करें जयंतियां पहाड़ियों की बात करेंगे, तो आपको पता है मेरे भाई मेघालय की ये पहाड़ी है, और मेघालय की गारो भी एक पहाड़ी है ना, और एक खासी भी पहाड़ी है, खासी, ठीक है। तो गारो, खासी, जयंतियां ये कहां की पहाड़ियां हैं, तो आप कहोगे मेघालय की पहाड़ियां हैं। अगर गारो की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाएगा तो नोक्रेक हो जाएगा, क्रेक हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। तो इतने सारे प्रश्न हमें याद हैं, हो सकता है अगली बार इन्हीं में से कोई प्रश्न देखा जाए, तो इसे याद रख लेंगे। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, देखो कंप्यूटर से 2 या 3 प्रश्न जरूर देखे गए हर शिफ्ट में, 2 तो देखे ही गए कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर को हल्के में बिल्कुल ना ले। कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट की बात कर रहे हैं मेरे भाई, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, दूसरी जगह से लगता है, याद रखेंगे, पिन लगाया जाता है, प्रिंटर जिसे हम कहते हैं। तो आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इनसे बहुत प्रश्न बने हुए हैं। अपने 100वें अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम बताओ। जो रूट, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो करंट अफेयर्स से लगभग 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट में देखे गए, किसी में 5 भी देखे गए। प्रश्न आएगा, बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा था, तो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, अश्वघोष के द्वारा लिखा गया, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो ये भी करंट अफेयर से प्रश्न आया हुआ है। मार्च 2019 में अहमदाबाद मेट्रो रेलवे सेवा से पहले चरण का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई स्वचालित किराया संग्रह गेटिंग का नाम क्या है, तो आप कहोगे स्वागत। क्या है, स्वागत। इसका आंसर सही हो जाएगा। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, यानी करंट अफेयर्स से योजनाओं से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 प्रश्न जरूर बनते हैं। आयुष्मान के बारे में, ये स्वास्थ्य कार्ड है हमारे लिए, 5 लाख का हमको जो इलाज होता है वो फ्री में प्रदान कराते हैं, याद रखेंगे। आयुष्मान कार्ड एक स्वास्थ्य संबंधी योजना है। इनमें से किसे भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है, यानी हम ये कह सकते हैं जो 5 ईयर जो प्लानिंग हुआ था उसका वास्तुकार किसे कहा जाता है, तो पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं में आपने ये नाम सुना होगा। पंचवर्षीय योजनाओं में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उनका मॉडल इन्होंने ही तैयार किया था महालनोबिस के द्वारा, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं, ये कह रहा है कि नेत्रदान कौन कर सकता है, वो रोगी भी है और नेत्रदान भी कर जाए, कौन करेगा। क्या टिटनेस वाला कर सकता है, हैजा वाला, रेबीज वाला, या मधुमेह वाला, तो मधुमेह वाला नेत्रदान कर सकता है। अगर उसको मधुमेह है तब भी कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस योजना का आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में विलय कर दिया गया है, तो वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना।
ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। देखो 3 प्रश्न करंट अफेयर्स से अभी तक आ चुके हैं, अभी और भी आएंगे। तो करंट अफेयर्स को हल्के में बिल्कुल ना लो। 4 से 5, किसी किसी में 3, किसी में 2 से प्लस क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखे गए। जोंक किस संघ से संबंधित है? जोंक, अगर आप गांव देहात से संबंधित होगे, जब धान लगाए जाते हैं तो धान लगाते समय इसका खेत गड्ढे में होता है, तालाब के पास में होता है, तो आपने देखा होगा जोंक चिपक जाता है। तो उसको जितना खींचते हैं ना उतना ही लंबा होता जाता है। इसे याद रखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा एनेलिडा, संघ से संबंधित है। भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था, लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब किया था? तो स्वराज की घोषणा कब हुआ था? तो सबको पता है, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 ईस्वी में, इसमें किया गया था। अब स्वराज की बात क्यों की गई थी? क्योंकि आप लोगों को पता है ठीक 1 साल पहले 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। बंगाल का विभाजन कर दिया गया ठीक 1 साल पहले इसके। और इसका विभाजन 2 प्रकार से किया गया था, यानी हम कह सकते हैं जाति के आधार पर इसको कर दिया गया और कर्जन के द्वारा इसको किया गया था। किसके द्वारा? तो आप ये कहोगे कर्जन के द्वारा इसको किया गया था, ये हमें याद रखना है। और यहां जब कांग्रेस का नाम आ ही गया है तो 2-4 प्रश्न हम और देख लेते हैं, 2-4 प्रश्न और देख लेते हैं। जैसे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई लिख देते हैं, इन्होंने सेकंड कांग्रेस अधिनियम की बैठक भी किया था, है ना, बैठक भी किया था। ये कब है? कोलकाता में ये हुआ था। दूसरा बैठक कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे कोलकाता में हुआ था मेरे भाई, इसे याद रखना है। और ये पहले पारसी अध्यक्ष थे, प्रश्न आएगा पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो हम बहुत आसानी से इसको बता सकते हैं, है ना, ये हमें याद रखना है। आपको पता है इनको ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है ना, ओल्ड मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को। और ये नरम दल के नेता भी थे, है ना, नरम दल के नेता भी थे, याद रखेंगे। तो इतने सारे प्रश्न अगर याद हैं तो काम हो जाएगा। बाकी कांग्रेस के बारे में मैंने कई सारी वीडियो में पूरी बातें बता रखी है। तो मैंने बोला ना, सारे सेट अगर आप देखोगे तो 35 ला पाओगे। अब एक वीडियो से 35 नंबर लाना तो संभव है नहीं, तो थोड़ा तो समय देना पड़ेगा मेरे भाई, मेहनत तो करनी आपको पड़ेगी। केवल हम तो रास्ता बताएंगे कि इस प्रकार से चलोगे तो भाई थोड़ा सही हो जाएगा। करंट अफेयर्स का प्रश्न फिर भी आ गया एक और, इनमें से कौन सी प्रणाली विकसित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और फ्रांस स्पेस एजेंसी ने मार्च 2019 में बेंगलुरु में एक अनुबंध हस्ताक्षरित किया था? यानी 2019 में दोनों ने हस्ताक्षरित किया था। क्या किया था? तो स्पेस वेस्ट मैरीटाइम सर्विलांस सिस्टम, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है उस समय को देखते हुए। तो यानी जो समझौते हो रहे हैं विदेशों से, चाहे कोई देश से, तो वो भी प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो समझौते पर ज्यादा ध्यान देना है हमको करंट अफेयर्स का। ये देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, चौथा 5वां क्वेश्चन आ गया। ये आ गया भैया आपका साइंस का, इनमें से कौन सा कमरे में ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र आध्यात्मिक पदार्थ है? कौन सा है? तो ब्रोमीन है। कौन सा है? तो ब्रोमीन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, ये प्रश्न क्या मैंने कल नहीं बताया था? बताया था, अगर आपको याद होगा। डिब्रू सैखोवा जैव आरक्षित क्षेत्र कहां पर है? तो मैंने असम बताया था ना, बिल्कुल बताया था भैया। और इससे आने वाले जितने भी प्रश्न हैं बायोस्फीयर रिजर्व से जितने प्रश्न थे वो मैंने कल आपको बताए थे, उन्हीं में से बार बार प्रश्न रिपीट होंगे। तो ये बार बार नहीं बताया जा सकता, एक बार मैंने बता दिया तो इस बार कुछ और बातें बता देते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? पिंडर की बात करें दोस्तों, आपको पता है कि गंगा नदी 2 धाराओं से निकलती है, एक धारा
और इसने मैंने एक धारा और निकाली। ये दो धाराएं, दोनों धाराएं उत्तराखंड से निकलती हैं। एक धारा निकलती है गंगोत्री से, ठीक है, और एक धारा निकलती है सतोपत हिमनद से, सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। दो धाराएं निकलती हैं, ठीक है। ये धारा, ये वाली जो धारा है इसको कहते हैं भागीरथी नदी। इसे क्या कहते हैं? भागीरथी नदी कहते हैं। और ये जो धारा है यू वाली, इसे बोलते हैं अलकनंदा। क्या बोलते हैं? अलकनंदा नदी कहते हैं। तो अलकनंदा नदी में कई सारी नदियां आकर मिलती हैं। जैसे एक नदी मिलेगी, इसे हम कहते हैं धौली गंगा। क्या कहेंगे? धौली गंगा कहते हैं। एक नदी और मिलेगी जिसे हम पिंडारी कहते हैं या पिंडर कहते हैं, धौली गंगा पिंडर। इधर से एक नदी और मिलेगी, इसको कहते हैं मंदाकिनी कहते हैं, मंदाकिनी। तो इस प्रकार से कई सारी नदियां आकर मिलती हैं। तो जहां पर जो नदी आकर मिलती है वहां पर एक प्रयाग बनाते हैं, जिसे इसको हम कहते हैं धौली गंगा को विष्णु प्रयाग। जो पिंडारी है इसको कहते हैं कर्ण प्रयाग। और जहां पर मंदाकिनी रहेगी इसको कहेंगे हम रुद्रप्रयाग। और दोनों धाराएं जहां पर मिलती हैं, जो अलकनंदा वाली और ये भागीरथी वाली, जहां पर मिलती है उसे कहते हैं देवप्रयाग। क्या कहते हैं? देवप्रयाग। मैंने मेन रिवर बताई, और भी कई सारी नदियां मिलती हैं, ठीक है। अब जैसे देवप्रयाग से नदी आगे बहेगी तो आगे इसका नाम पड़ जाता है गंगा। और जब गंगा नदी मैदान में प्रवेश करती है मेरे भाई, क्योंकि अभी तक तो ये पहाड़ों पर चल रही थी, मैदान में प्रवेश हरिद्वार से करती है। कहां से करेगी? हरिद्वार से करती है। अगर मान लो उसने प्रश्न ये पूछा कि गंगा की पहली सहायक नदी बताओ भैया, क्या गंगा की पहली सहायक नदी, गंगा की अंतिम सहायक नदी, है ना। ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा अंतिम वाले में तो महानंदा हो जाएगा और पहली बारी में तो रामगंगा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्णप्रयाग यानी पिंडारी नदी, ठीक है। ये चीजें हमको यहाँ पर याद रखनी है। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। और भी कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। जैसे अलकनंदा हो गया, गंगा नदी के बारे में कुछ और फैक्ट बन सकते हैं। गंगा नदी 5 राज्यों में होकर बहती है ना। 5 राज्यों में बहती है गंगा नदी। वो 5 राज्य कौन से हैं? तो उत्तराखंड से निकलने के बाद यूपी में, यूपी के बाद निकल के ये बिहार में, बिहार के बाद ये झारखंड में, झारखंड के बाद ये वेस्ट बंगाल में। इसकी कुल लंबाई की अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि इसकी कुल लंबाई कितनी है मेरे भाई, है ना, कुल लंबाई कितनी है, तो याद रखेंगे 25 किलोमीटर है। टोटल लंबाई बता दिया मैंने। इसको राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? अगर ये प्रश्न आया राष्ट्रीय नदी इसको कब बनाया गया था, तो 2008 ईस्वी में इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। इस पर एक बांध, सबसे बड़ा बांध, सबसे ऊंचा बांध है इस पर बना हुआ एक, जिसका नाम है टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध है बना हुआ। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है भैया। अगर प्रश्न आया भारत का सबसे ऊंचा बांध है, कितना ऊंचा है, तो 261 मीटर ऊंचा है भैया। कहां पड़ता है ये, तो आप कहेंगे उत्तराखंड में है, ठीक है। किस नदी पर है, अगर ये प्रश्न आया मेरे भाई, तो आपका आंसर हो जाएगा विलंगना और भागीरथी नदी पर है, और भागीरथी नदी पर है, याद रखेंगे, ठीक है। तो इतने सारे प्रश्न हमको याद रखने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चीनी में अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किण्वन कहा जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मनरेगा की बात करेंगे कि मनरेगा योजना के अंतर्गत निम्न में से किस अधिकार की गारंटी दी जाती है? अगर आपने आर्टिकल 41 पढ़ा है, आर्टिकल 41 पढ़ा है, तो उसमें यही बात की गई है, काम का अधिकार, बेरोजगारों का अधिकार आर्टिकल 41 ही है। इसमें काम का अधिकार दिया गया है। अगर सूचना का अधिकार का आर्टिकल अगर कभी पूछ लेगा तो 19 का क्लॉज 1 हो जाएगा, इसको याद रखेंगे, ठीक है।
स्वतंत्रता का अधिकार अगर पूछ लेगा तो आर्टिकल 19 से 22 के बीच में है स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। ये दूसरा मौलिक अधिकार है, सेकंड मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो इसका आंसर हो जाएगा काम का अधिकार, ठीक है, आर्टिकल 41 के अंतर्गत होता है मनरेगा। तो ये कई प्रकार से प्रश्न बन सकता है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में नहीं है? देखो नहीं हमको जरूर पढ़ना है, कभी कभी क्या होता है बहुत स्पीड से प्रश्न पढ़ते हैं और नहीं हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो देखते हैं, देखो सबको पता है लाल किला के बारे में और कुतुब मीनार के बारे में सबको पता होगा, लेकिन व्यक्ति अटकेगा कहां पर? इन दोनों में। अब आप सोचोगे कि अग्रसेन की बावली है, अगर आपने अकबर को अच्छे से पढ़ा है तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में कई सारी चीजें बनवाई थी, पंचमहल, पंचमहल बीरबल का और रानी का, यानी कम 10 से 15 चीजें बनाई थी अकबर ने। तो उन्हीं में पंचमहल भी था जो फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। तो अगर अकबर को आपने सही से पढ़ा होगा तो ये वाला प्रश्न आपका सही हो जाता, सिंपल सा समझो। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचमहल। करंट अफेयर्स का प्रश्न एक और आ गया, भारत का पहला लोकपाल कौन था? पिनाकी चंद्र घोष भारत का पहला लोकपाल था, ये याद रखेंगे। ये भी करंट अफेयर से देखो 5-6 प्रश्न आ चुके हैं। नेक्स्ट, मीराबाई कहां की राजपूत राजकुमारी थी? मेड़ता। राणा सांगा के पुत्र को, राणा सांगा का पुत्र था राजा भोज, उन्हीं की पत्नी थी मीराबाई, याद रखेंगे। राणा सांगा वही है जो बाबर के साथ खानवा का युद्ध हुआ था, समझ गए ना, वही वाला। आपको पता है ना बाबर ने 4 लड़ाइयां लड़ी थी। अब आप अगर बताओगे, अगर कल वाला आपने प्रैक्टिस सेट देखा था तो ये प्रश्न हम आपको कल भी बता चुके हैं। प्रश्न तो दूसरा आया था लेकिन मैंने कहा ये भी आ सकता है, आ गया ना। ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे भाई। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने। कब की? 1873 में। ये पूरा डेट बताया था मैंने, बिल्कुल बताया था भाई। यहां पर अगर हम महात्मा गांधी की बात करें, महात्मा गांधी जी की क्या क्या यहां से प्रश्न बन सकते हैं, आओ। पहला प्रश्न तो यही बनेगा, कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पहला, अफ्रीका कब गए? गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? तो याद रखेंगे 1893 ईस्वी में। 1893 इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? और भी कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। आपको पता है इसी डेट को स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए थे, इसी डेट को डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था, इसी डेट को, है ना, याद रखेंगे। 3 बातें मैंने यहां पर आपको बता दी इसी डेट को लेकर। दूसरा प्रश्न होगा, भारत कब आए? भारत कब आए? तो 9 जनवरी को आए थे भैया, 1915 ईस्वी में, ठीक है। तीसरा प्रश्न आएगा, पहला सत्याग्रह कौन सा था? पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो आपको याद रखना है चंपारण। कौन सा? चंपारण 1917 ईस्वी में चलाया गया था बिहार में, ठीक है। बिहार में तिनकटिया टैक्स था, उसी पर लगाया गया था। दूसरा नेक्स्ट प्रश्न आएगा, खेड़ा। खेड़ा सत्याग्रह प्रश्न आएगा, कहां चलाया गया था, कब? और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी पूछा जा सकता है, मिल मजदूर आंदोलन का डेट भी पूछा जा सकता है। तो दोनों का डेट हमें याद रखना है 1918 ईस्वी, ठीक है। दोनों गुजरात में पड़ते हैं। आपसे पूछा जाएगा असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन की अगर मैं बात करूंगा, ये कब चलाया गया था? तो 1920 ईस्वी में चलाया गया था। क्या? असहयोग आंदोलन। इसको वापस कब ले लिया गया? अगर ये प्रश्न आया तो आपको पता होना चाहिए 4 फरवरी को, और 1922 की घटना है, इसको हम चौरा चौरी कांड कहते हैं। क्या कहते हैं? चौरा चौरी कांड कहते हैं। और इस कांड के बाद ये आंदोलन को वापस ले लिया गया और ये कांड हुआ था गोरखपुर में एक पुलिस थाने में, ठीक है। चलो, तो इतने प्रश्न हमको यहां से याद रखने हैं। अगर पूछ लिया जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर मैं बात करूंगा कब चलाया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। और 1930 ईस्वी में याद रखेंगे प्रथम
गोल मेज सम्मेलन भी हुआ था लंदन में 1930 में ही। डांडी नमक यात्रा कानून भी चलाया गया था। और 1942 की अगर मैं बात करूंगा तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की स्टार्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन भी स्टार्ट किया गया था 1942 ईस्वी में। और इसी में कहा था करो या मरो का नारा भी दिया था। करो या मरो का नारा भी दिया था। और ये 8 अगस्त की बात है। और ये मुंबई से स्टार्ट हुआ था। कहां से? मुंबई से स्टार्ट हुआ था। याद रखेंगे, मुंबई के ग्वालियर टैंक से। इतने प्रश्न यहां से बन सकते हैं, ये हमें याद रखने, बार बार पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहते हैं? तो एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। इसको याद रखेंगे, साइंस का प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट ऑफ काउंसिल की अगर मैं बात करूंगा, अगर इसकी स्थापना की बात आएगी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे 1952 ईस्वी में। तब 1952 ईस्वी में हुई है। और इसका अध्यक्ष हमेशा भारत का प्रधानमंत्री होता है। और इसके पहले प्रधानमंत्री अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखेंगे, ये योजनाओं पर निगरानी करने का काम करता है, विकास करने का काम करता है, विकास के लिए योजनाएं वगैरह। राष्ट्रीय विकास परिषद, याद रखेंगे। ये प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है, डेट भी पूछी जा सकती है, 6 अगस्त की बात है, ठीक है। विश्व भर में मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? सबको पता है 10 दिसंबर। 23 मार्च को अगर मैं बात करूं, 23 मार्च 1931 की बात है। आपको पता है सबसे दुखद दिन भगत सिंह, राजगुरु भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस डेट को आपको याद रखना है। 2 अक्टूबर को सबको पता है गांधी जयंती मनाई जाती है। ये कुछ प्रश्न है जो हमको याद रखना है, दिवस से लेकर कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इनमें से किस वर्ष की गई थी? 1975 ईस्वी में। आपको पता है 1975 ईस्वी और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 1975 ईस्वी में ही तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा था। पहला 1962 में, दूसरा 1971 में और तीसरा 1975 में। 3 राष्ट्रीय आपातकाल लग चुके हैं भारत पर। देखो, ये भी करंट अफेयर से प्रश्न आ गया। इनमें से किसे जनवरी 2021 में भारतीय चुनाव आयोग का उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष भी हमको याद रखने हैं। ये प्रश्न कई बार पूछे जा सकते। उमेश सिन्हा थे उस समय, याद रखेंगे। जब आप पेपर देने जाओ तो ये भी प्रश्न, हर चीज का अध्यक्ष का हमें पता होना चाहिए। वर्तमान में कौन सीएम है, कौन राज्यपाल है, ये सारी चीजें। इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलते उस समय हो गई? अगर आपने 6 सेट देखे हैं, 7 इससे पहले, तो ये प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं। आ गया ना? तो ऐसे जो मैं प्रश्न आज करा रहा हूं, ये कोई ना कोई सेट में जरूर मिलेंगे। चलो देखते हैं भैया इसका। कुतुबुद्दीन ऐबक, पता है चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी 1210 ईस्वी में। और 1206 ईस्वी में तो गद्दी पर बैठा ही था ये। आपको पता है, इसको क्वेश्चन मैं बता देता हूं, हालांकि इसको मैं कई बार बता भी चुका हूं। इसको लाख वक्स के नाम से, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे अभी केवल, इसे लाख वक्स के नाम से, इसे कुरान खां के नाम से, कुरान मुंह जबानी था, लाखों का दान करने वाला था, गुलाम वंश का प्रथम संस्थापक, या फिर ये कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का प्रथम संस्थापक था ये। लेकिन वास्तविक संस्थापक ये नहीं था। वास्तविक संस्थापक कौन था? ये था, क्योंकि इसने जो राजधानी बनाई थी वो लाहौर थी और इसने जो राजधानी बनाई थी वो दिल्ली थी। और इसका कार्यकाल 4 वर्ष का ही था। 6 में बैठा था, 10 में ये मर गया था। चौगान खेलते समय घोड़े से हो गया था। इसने एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा। और इसने अजमेर में बनवाया था। और इसने एक मस्जिद बनाया था दिल्ली में, जिसे कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भी कहा जाता है। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसी ने कुतुब मीनार की स्थापना भी किया था। कुतुब मीनार का नींव डाला था इसी ने, अपने गुरु की याद में। उसको पूरा करने का काम इल्तुतमिश ने किया है। फिर उसको ऊपर ग्रिल वगैरह लगाने का या थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग काम करने का फिरोज शाह तुगलक ने भी थोड़ा बहुत काम कराया था उसमें।
ये चीज याद रखेंगे, ये कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित भारत का या विकसित पहला वेब ब्राउजर कौन सा है? मोज़ेक, याद रखेंगे, पहला वेब ब्राउजर है। दिसंबर 2, देखो करंट अफेयर्स का प्रश्न और आ गया, यानी हम ये कह सकते हैं किसी किसी सेट में 3, 4, 5, 6, 7, 10 तक भी पूछे गए। कितना बड़ा रोल है वो तो आपकी किस्मत के ऊपर रह गया कि कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जानकारी के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन थे? स्कॉट मॉरिसन, यानी कोई भी नया प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चुना जा रहा है तो वो याद रख के जाना है हमको। ठीक है, ये था लास्ट क्वेश्चन हमारा। तो लगभग करंट अफेयर से 8 से 9 प्रश्न पूछे गए भाई, और हिस्ट्री से कितने, ज्योग्राफी से कितने आपने देखा। दोस्तों ये पैटर्न है, अगर इस पैटर्न को आप समझ जाओगे तो एनटीपीसी में जीके जीएस की टेंशन लेना आप बंद कर देना। घबराने की जरूरत नहीं है कि कहां से क्या करें। अगर आपको लग रहा है सर डेप्थ में कैसे पढ़े, तो मैंने जियोग्राफी का 10 घंटे में ऐसा करा दिया है ना, कोई सा एग्जाम देके चले आना भैया, 90% यहीं से प्रश्न आएंगे, ना आए तो कमेंट खुला हुआ है। हिस्ट्री की बात करेंगे, हिस्ट्री में मॉडर्न, मिडेवल या एंशियंट की बात करेंगे 15 घंटे, 90% स्कोर करके आओगे। पॉलिटी की बात करेंगे लगभग 10 घंटे, 90% स्कोर करके आओगे। ये 3 सब्जेक्ट को ऐसे करा दिया है कि आपका एक सिंगल प्रश्न नहीं बचेगा। कितना घंटा है? 10, 20, 30, 35 घंटे में 3 सब्जेक्ट फिनिश। भाई साहब वास्तव में फिनिश कर दिया है, मजाक से हटके देखोगे तो आपको उसका वैल्यू पता लगेगा। ऐसे तो हर कोई कहता है, हर कोई प्रमोशन करता है अपनी वीडियो का, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, लेकिन देखोगे, देखा आप 1 घंटा देखना कोई सा भी इन तीनों में, तो आपको लेवल का पता तभी चलेगा जब आपने 2, 4, 10 बार पेपर दे चुके हैं, तो तभी तो पता लगेगा वैल्यू क्या है कंटेंट का। ऐसे कैसे पता लग जाएगा? ऐसे तो हर जगह मिल ही जाएगा ना। तो चलिए भैया, ये पीडीएफ कहां से मिलेगा? तो गूगल या क्रोम पर आपको सर्च करना है gsybisnusar.com, और वहां से ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, gsybisnusar, वहां पर मुझे बता देना भैया क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। कमेंट प्रत्येक व्यक्ति करेगा तभी तो ये नेक्स्ट वीडियो आएगा। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे चल पाएगा? नेक्स्ट बढ़ते हैं। जय हिंद दोस्तों।